दोस्तों नमस्कार। और कल हम लोग इसके पहले वाला जो मैंने एपिसोड किया था वो ज्योग्राफी ऑप्शनल पहले पेपर पर था। आज हम करते हैं सेकंड पेपर की बात। जैसे मेरे पीछे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, इस साल का जो ज्योग्राफी का पेपर है, दोनों पेपर अगर देखें आप तो मॉडरेट टाइप का है। ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो हम लोग इसको मॉडरेट कहते हैं। दूसरा एक चीज़ है, एप्लीकेबल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके साथ साथ कंसेप्ट के साथ एप्लीकेबल एस्पेक्ट जिन स्टूडेंट्स को रिलेट करना आता है उनके लिए बहुत आसान पेपर कहा जा सकता है। तो बिना कुछ देरी किए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में से एक से ज्यादा नहीं और दो से एक से कम नहीं और दो से ज्यादा नहीं, इस प्रकार का जो भी सिस्टम ऑप्शनल पेपर में इस्तेमाल किया जाता है उससे आप सभी वाकिफ है। तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन था सेकंड पेपर में, अगर सॉरी आप देखेंगे सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है लोकेशन से, जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब इसमें ऐसे लोकेशन इस साल पूछे हैं, कोई भी ट्रेडिशनल जो पूछने का तरीका है इस साल यूपीएससी ने उस तरीके को त्याग दिया है। दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखो, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कॉपी आप जो है रोज जो करंट पढ़ते हो उसका एक कॉपी बना लीजिएगा। प्लेसेस इन न्यूज जो होता है उस पर फोकस करना है हमने। तो इस साल जितने भी लोकेशन, दसों के दसों लोकेशन जो पूछे हैं जो न्यूज में थे उन्हीं को यूपीएससी उठाया है। तो इस बात को इग्नोर मत करना। और खास तौर से द हिंदू को पढ़ेंगे, जनसत्ता को पढ़ेंगे, जागरण को पढ़ेंगे, लोकल किसी पेपर को आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे लोकेशन वहां से उठाए हुए हैं अगर आप यूपीएससी पास करना चाहते हो तो। पहला ही लोकेशन दिया गया है लुनकर नसर। तो ये जो है प्लाया लेक की तरह है ना, प्लाया लेक ही है। आपको डिडवाना है, पचपदरा है, सांभर लेक है। ये जो सारे लोकेशन राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं ये सब के सब बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये आसपास पाए जाते हैं। और प्लाया सामान्य तौर पर जहां पर रेगिस्तानी या विंड रिलेटेड टोपोग्राफी जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण एक टोपोग्राफी के रूप में प्रकट होता है, जिसकी आपको डायग्राम जो है एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया हुआ है। सामान्य तौर पर बरसात के सीजन में रॉक सब्सिडाइज के अंदर ये पानी एकत्रित हो जाता है, बट उसके बाद गर्मी के सीजन में जब इवापो ट्रांसपीरेशन बढ़ता है तो नमक के स्तर ऊपर की दिशा में आपको आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक पानी होता है तो अंदर के रॉक का जो अलाइनमेंट है वो एडजस्ट हुआ रहता है, लेकिन जब ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो यहाँ पर इस रॉक सिस्टम में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो शायद ये अप्रैल और मई का महीना था जब ये न्यूज में था और उसी को इस बार यूपीएससी उठा दिया। राजस्थान का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसको लोकेट करना था। नंबर दूसरा है, इसी में गुआ सभी जानते हैं कि नुआ मुंडी और गुआ ये जो है आपको खदाने हैं और सामान्य तौर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन आती है। तो छोटा नागपुर पठार पर उड़ीसा के कोयंझर जिले में ये गुआ आपको अवस्थित था। माइनिंग सेंटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये था यहाँ पर कि माइनिंग की एक दीवार आपको ढह गई थी, उसके संदर्भ में ये आपको थोड़ा बहुत न्यूज में था, तो इसको आपने देखना था। उसके बाद आता है रायडाक रिवर, ये तीसरा है ना नदी आपको दिया है, रायडाक नदी तीसरा लोकेशन दिया हुआ है। तो रायडाक नदी को अगर देखेंगे तो ये इंटरनेशनल नदी कहलाई जा सकती है। तो जैसे आप सभी को पता है इसको वांगचू के नाम से जाना जाता है भूटान में, और भूटान से निकलकर ये नदी जो है ट्रांस बाउंड्री बनाते हुए भूटान, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल के अलीद्वार जिले की मुख्य नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदी के रूप में प्रवाहित होती है।
तो ब्रह्मपुत्र में जिस तरीके से हर साल बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है और अभी भी संपूर्ण बिहार अगर अंडर फ्लड है, तो ये आपको जो है भूटान और नेपाल का जो इलाका है, वहां से जिस प्रकार से कोसी नदी में वर्तमान में बाढ़ आती है नेपाल के अपर कोस में आपको पानी छोड़ने से, वैसा ही भूटान के साथ ब्रह्मपुत्र के साथ भी यही होता है। और रायडक नदी इस प्रकार के रेजिम को प्रवाहित करने वाली एक महत्वपूर्ण नदी कहलाई जाती है। उसके बाद आता है नंबर चौथा, एकता नगर दिया हुआ है आपको। तो ये केवड़िया जिला था, है गुजरात का, जिसको अभी एकता नगर के नाम से जाना जाता है। सभी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हम लोगों ने लगाई थी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने लोहे का कैंपेन चलाया था और उसी लोहे से इसको हमने बनाया है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास ही केवड़िया स्टेशन है, मात्र 28 किलोमीटर पर। और जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की बात करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपको पता होगा 47 के बाद यूनिफिकेशन ऑफ फेडरल सिस्टम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमारे देश में निष्पादित किया था। तो उनके इस योगदान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको एकता के नाम से हम जानेंगे। तो एकता भवन, एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता ढाबा, सब कुछ, तो ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। और केवड़िया जिले में ये पड़ने वाला एक छोटा सा स्टेशन है जिसको एकता नगर के नाम से जाना जाता है। अब ये भी न्यूज में था, इवेंट बता रहे हैं हम आपको कि ये कैसे न्यूज में था। उसके बाद चंदनवारी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का पहलगाम जिला है, अमरनाथ यात्रा जो कि पिछले साल और उसके पिछले साल जब हमला हुआ था पहलगाम में, तो आपको पता होगा, तो अमरनाथ यात्रा के लिए यहीं पर संयुक्त आपात ऑपरेशन केंद्र की स्थापना की है परमानेंटली। तो चंदनवारी एक पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का और यहीं पर सब कुछ आपदा निवारण केंद्र को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद बबीना को देखेंगे, ये झांसी जिले में पड़ता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार पे। तो झांसी से लेकर ग्वालियर या दिल्ली रूट पर सेंट्रल रेलवे रूट पर अगर आप देखेंगे तो बबीना एक स्टेशन मिलेगा आपको झांसी के आसपास। और ये बबीना उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र भी है। आपको याद होना चाहिए कि 1985 की इलेक्शन में यही वो बबीना विधानसभा क्षेत्र था जहां के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने इंदिरा गांधी को सोने और चांदी से तोला था। और जितना भी सोना और चांदी इस तोल माप में मिला था उसी को बेचकर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेनिंग चलाया था। आज यहाँ दूसरे पार्टी के विधायक है। तो ये बबीना इस कारण से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राई जोन इलाके में पड़ता है। संपूर्णतः आपको चंबल की घाटी का भी प्रभाव इस पर दिखाई देता है और बहुत ज्यादा इस इलाके में उत्तर प्रदेश का ये बैकवर्ड इलाका कहा जा सकता है, बुंदेलखंड बघेलखंड। और पशु महामारी यहाँ फैला था इसलिए बबीना उस वक्त चर्चा में था और कई दूध देने वाले जानवर की मौत किसी अनजान रोग से यहाँ पर हुई थी, ये न्यूज में था। इस तरीके से बबीना को पूछा। वास्तविक देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बबीना बिल्कुल न्यूज में रहा होगा तभी इसको यूपीएससी ने पूछा है, अन्यथा यूपीएससी इस तरीके से नहीं पूछता। ताती पापा को आप ईस्टर्न गोदावरी जिले में है ना देखेंगे, ये ओएनजीसी के अधीन आता है और ये टर्पेंटाइन ऑयल का निर्माण करता है जिसका भारत को काफी जरूरत रहता है, इसलिए ये भी आपको न्यूज में था। उसके बाद आता है नंबर 8 और नंबर 8 में यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैं अपने फोन से बताता हूँ आपको। नंबर 8 में लिखा हुआ है अलोंग हवाई अड्डा, ठीक है। तो अलोंग हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ये एयर स्ट्रिप था डिफेंस का जो जून 2009 में बनाया था। और आपको याद होना चाहिए कि जो उड़ान परियोजना है उसमें अभी इस एयर स्ट्रिप को भी एडजस्ट कर लिया, सिविलियंस के लिए हम लोगों ने इसको खोल दिया है, इसलिए ये भी चर्चा में था ताकि ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न का आखिरी बिंदु भी जो है
भारत के इस प्रकार से सर्वेक्षण में आ जाए, यह हम लोगों का इसके पीछे उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं कराईकल। सभी जानते हैं कि ये एक टूरिज्म प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है और ट्रेडिंग सिटी है चोला एम्पायर में। 10th सेंचुरी में इसको चोला नाडु कहते थे। चोला एम्पायर के समय में ये व्यापारी नगर के रूप में विकसित हुआ था। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि चोल डायनेस्टी के तहत तो दो प्रकार के अर्बन सेंटर्स दिखाई देते थे, एक स्कल्पचरल अर्बन सेंटर और दूसरा था ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है ना। तो इसमें कराईकल का विकास हुआ था 10th सेंचुरी में और यह आज भी टूरिज्म का बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और उसी के साथ साथ दक्षिण बिंदु पर बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसकी पहचान देखी जा सकती है। 10वां नंबर पूछा गया पन्ना। अब ये छोटा सा एक कस्बे जैसा गांव है, लेकिन सभी जानते हैं कि हीरा और पन्ना आपस में एक जो है ट्विन टाउन्स हैं। उसके साथ साथ खादी या कपड़ा का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन परंपरागत तरीके से होता था और दूसरा पन्ना जो है हीरे की खदान के लिए जाना जाता है। तो ये 6 अगस्त 2024 का नव भारत टाइम्स का न्यूज़पेपर का आपको जो है हेडिंग है कि किस्मत रातों रात हुआ अमीर, खेत में मिला 60 लाख रुपए का हीरा, तो पन्ना में फिर चमकी किसान की किस्मत। तो सामान्य तौर पर पन्ना में होते रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये इस कारण से 6 अगस्त 2024 को न्यूज में था और इसी को ध्यान में रखकर यूपीएससी ने 1 महीने के अंदर होने वाले ज्योग्राफी के लोकेशन के पेपर में इसको चिपका दिया है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब लोकेशन पूछता है तो इकोनॉमिक, ह्यूमन और पॉलिटिकल मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको हमने ध्यान में रखना है। इसलिए इस बार के लोकेशन में एक भी लोकेशन परंपरागत तरीके से नहीं था और पन्ना परंपरागत तरीके से है। जब हम कपड़ा उद्योग का केंद्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसको भी पढ़ा जाता है, टाटी पापा को भी पढ़ते हैं, है ना। किसने सांभर और उसके बाद में पचपदरा और सांभर, है ना, आपको जो है डिडवाना नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ा, लेकिन पूछ दिया लुनकसनर, है ना। तो कुछ उसी एरिया की कुछ ऐसी मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जिसमें कुछ हलचलें हुई है, कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर में ये सब लगाने का मेरा मकसद है कि आप देखो, आप बच्चे लोग देखते नहीं हो कि कहां से इस लोकेशन को पूछा जाता है। ट्रेडिशनल तो सभी करवा देंगे आपको, और जैसे मैंने कहा यूपीएससी के कोचिंग लेने वालों को इस बार यूपीएससी ने बड़ा छकाया है और इसका कारण है क्योंकि यूपीएससी के पास में पूरा मैकेनिज्म है अपना, मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा सब पता रहता है इन लोगों को। इसलिए आप अपने से जब तक इसको अरेंज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं आप अपने मन से, तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखें, इस तरीके के आपको सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होने का प्रयास मत छोड़िएगा। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके लिए ही बहुत अच्छा ना रहेगा। तो चला जाए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। शिवालिक के निर्माण के विभिन्न स्पष्टीकरणों के आधारों की विवेचना करिए। तो एक ही लेवल पूछ दिया है हिमालय का, जैसे कि ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद में आपको मध्य हिमालय है और लेजर मतलब शिवालिक या लघु हिमालय की संकल्पना जिसको दी जाती है। डिस्कस द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सप्लेनेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक। एक ही फॉर्मेशन है, पीपीटी के माध्यम से इसका आपको जो है आधार बताना था, स्पष्टीकरण देना था कि इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी है। वर्तमान में यही सवाल पेपर फर्स्ट में भी पूछा है, इसी का एक्सपांशन भारत के भूगोल में कर लिया। छोटा सा हिमालय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया का पार्ट आपसे पूछ लिया। फिजिकल सेटिंग में आप सभी जानते हैं, फिजिकल सेटिंग करके जाना, एग्रीकल्चर करके जाना, इंडस्ट्री करके जाना। नीचे सेक्शन बी में ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी करेंगे और कंटेम्पररी इश्यूज को पढ़ेंगे और कल्चरल सेटिंग को पढ़ेंगे। 7 टॉपिक करके जाना, पेपर सेकंड का नैया पार लग जाएगी। कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं भूगोल में नंबर नहीं आता, क्यों नहीं आता? सभी सब्जेक्ट में नंबर आता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं यूपीएससी में कि नंबर नहीं आता।
लेकिन आप ये चाहते होंगे कि मैं जैसा लिखूं उसी को अगर नंबर मिले, तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपके जैसे सभी बच्चे होते हैं जो पढ़कर जाने वाले ही मेंस में बैठते। मैं नहीं करो कि आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपके पास लिखने का विशेष स्टाइल नहीं होगा, आप एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकोगे, तब तक जो है आपको अच्छा नंबर नहीं मिलता। मैंने 16-17 सालों में बहुत वैल्यूएटर और एग्जामिनर को पूछा कि आप पेपर कैसे चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, पहले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि लड़का सच 10 में से 6 नंबर लाने के लायक है, 10 में से 4 नंबर लाने के लायक है, 10 में से 5 नंबर लाने के लायक है, या 10 में से 8 नंबर देने के लायक है। वो पहले ही क्वेश्चन में समझ में आ जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन में लड़के की प्रोफाइल से हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और हम लोगों को एक अंदाज आ जाता है, क्योंकि अंतिम जाते जाते तो लड़का जो है ढीला पड़ता हुआ जाता है, तो वो क्वालिटी नहीं रहती लड़के के आपको जो है लिखने में। तो जैसे कोई लड़के को 6 नंबर दे दिया है 10 में से पहले क्वेश्चन में, बस अब हो गया इसका 4 से लेकर 6 के बीच का एवरेज रखेगा और सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन के नंबर इसी के बीच में आपको देगा। लगभग समझ में आ रहा है? तो 90% लोगों के साथ यही होता है। फिर करना क्या होगा? करना यही होगा कि 10 में से 7 नंबर तो आप लिखने वाला क्वेश्चन बना ही देंगे, आंसर करेंगे ही, लेकिन आपको मजबूर कराना पड़ेगा एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने के लिए। फिर आप कैसे कैसे इसको स्ट्राइक करेंगे, कैसे कैसे उसको अट्रैक्ट करेंगे कि एग्जामिनर आपके हर एक लाइन को पढ़ता हुआ और पांचों क्वेश्चनों को पढ़कर आपको नंबर दे। टॉपर्स की कॉपियां इस तरीके से चेक होती है। तो मेरा हम मेंटोरशिप लेते हैं, बहुत मेंटोरशिप, 10 में से 7, 10 में से 6 नंबर दे दिया, लड़कों को फुला दिया हवा भर भर के, और बाद में हवा निकल जाता है। हर सब्जेक्ट में नंबर आता है भाई। लोग कहते थे मैथ्स में नंबर नहीं आता, मैथ्स है लेंदी है, सभी सब्जेक्ट लेंदी है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है? और बना बना के बचा बचा के तुम 2-4 महीने बचा भी लोगे तो कोई बहुत ज्यादा आपने जो है तीर मार नहीं है ना ले लिया, है ना? तो इस तरीके से तीर नहीं मार सकते। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह कि वैल्यूएटर को, एग्जामिनर को हमें अपनी कॉपी से अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपकी कॉपी को पढ़े। जनरल नंबर या सिर्फ जो है पास होने लायक नंबर तक लेकर जाना है हमको अपने करियर को। जनरल नंबर तो सभी को आ ही जाता है, जितने लड़के फेल करते हैं सबको नंबर आ ही जाता है। तो ये नंबर फेल वाले या फेल करने के लिए हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों को कैसे डिजाइन करना है अपने आंसर को, ये सबसे बड़ा रोल आपके सिलेक्शन में ये कंडीशन निभाती है। और डे 1 से आपको राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और अपने से कम 90% काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस बात को मानिए, सब रेडीमेड मिल जाने से कुछ नहीं होने वाला। एक भी लोकेशन आपको जो बताया गया है टेस्ट सीरीज से मानिए या फिर और जो रिसोर्सेस है, एक भी सवाल नहीं पूछा गया। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, लगभग सभी प्रकार का। उसके बाद संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना 2020 से 2025 के महत्वपूर्ण घटक हैं। क्यों? संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण की कार्य योजना 2020 से, अब ये देखिए ये करंट का क्वेश्चन है। और अभी भी सरकार ने गिद्धों के संरक्षण की परियोजना को जिस तरीके से अलॉट किया है, तो कई तरीके के स्पैरोज हैं जो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई है, पंछी, और कई तरीके के आपको जो है स्पाइडर्स या बटरफ्लाइज कोलैप्स हो गए पूरी तरीके से। आपको जो है रिलेक्टेंट स्पीसीज में आ गए पूरी तरीके से, कहीं पर हो गया, कहीं पर थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो गिद्ध भी उसमें से एक है। तो 2020 से लेकर 2025 तक की जो परियोजना है इनके संरक्षण की, तो उसका महत्वपूर्ण घटक आपसे पूछा है और किन कारणों से है। तो बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल, बायोजियोग्राफिकल जो इंपॉर्टेंस है कि जो फूड चेन है या इस प्रकार का जो भी आपको मैकेनिज्म है उसको ऑपरेट करने के लिए ये सारी चीजें होती है। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व प्रदेश भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। व्याख्या कीजिए। जब आप मिजोरम, मणिपुर को अस्वस्थ और अनियंत्रित देख रहे हैं, कुकी, उसके बाद मैतेई,
और इस प्रकार के मुख्य धारा की जो प्रजातियां यहाँ पर हैं, लगातार हम साल भर से इस प्रकार का नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज में। अब यहाँ से देखिए कि म्यांमार से भी हमें असुरक्षितता प्राप्त हो रही है। कुकीज के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये म्यांमार से ही आए हैं। बांग्लादेश या म्यांमारी रोहिंग्या का भी ये कुकीज के साथ में कोरिलेशन है। मैतेई ग्रुप इसी कारण से इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी अभी ड्रोन से किए जाने वाले हमले जो कुकीज ने किए हैं, तो सामान्य तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक बॉर्डर से चीन इसको जो है जियो पॉलिटिकली सपोर्ट करता है। और पहले से ही ये सातों राज्यों के ऊपर चीन की गंदी नजर है तिब्बत क्राइसिस से। और ये कहता है कि कल्चरली सीनो तिब्बतन भाषा बोलने वाली ये प्रजातियां चीनी संस्कृति के एकदम समकक्ष होने के कारण इसका विलय चीन अपने देश में करना चाहता है। तो जिस तरीके से हम पीओके के विलय के लिए लालायित है, उसी तरीके से इन सेवन सिस्टर्स के प्रति चीन भी उतना ही संवेदनशील है। तो इन चीजों को यहाँ पर व्याख्यित करना है। संवेदनशील है और रणनीतिक रूप से है। अब संवेदनशील इसलिए है क्योंकि कल्चरली यहाँ की प्रजातियों को हम एथनिक ग्रुप में रखते हैं। अब एथनिक ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो कल्चर को भगवान मानते हैं और इनके कल्चर में किया जाने वाला इंटरफियरेंस इनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हो सकता है, ऐसा इन प्रजातियों का मानना है। तो हमें संवेदनशील ये उत्तर में लिखना पड़ेगा कि कल्चरली हैंडलिंग दिस इश्यूज। तो हाउ दिस इश्यूज हैंडलिंग, मतलब कल्चरल हैंडलिंग कैसे करेंगे आप, कल्चर बचाते हुए इस एथनिक ग्रुप को हम सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं, अन्यथा ये ग्रुप एलिमिनेशन या आइसोलेशन की भूमिका में आ सकता है। और स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट क्यों है, तो मैंने बता दिया, आउटर और इनर दोनों सिक्योरिटी कंसर्न मेजर्स इसके अंदर आपको जो है इन्वॉल्व है, इसलिए। तो ये जियोपॉलिटिक्स से संबंधित तो क्वेश्चन था, और इसे हमको बहुत सारे डायग्राम मैप से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, बहुत सारा करंट का डेटा हमारे पास था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिख सकते थे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। अभी मैंने कहा पहले सेक्शन में ये 3 टॉपिक को आपने पढ़ना है। Institutional factors are playing a dominant role in controlling the agricultural prosperity in India, justify with evidences। तो 4 हम लोगों को महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर लिखने हैं। पहला ही टॉपिक है ऑप्शनल पेपर का, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स विच वाज कंट्रोलिंग टू द एग्रेरियन सोसाइटी एग्रेरियन डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि सिंचाई, फर्टिलाइजर, पावर, और चौथा है आपको इरिगेशन। इरिगेशन को हम सोर्सेस ऑफ द सोर्सेस कहते हैं, इसको कारकों का कारक, कॉजेस ऑफ द कॉज भी कहा जा सकता है, क्योंकि पावर होगी लेकिन सिंचाई नहीं होगी तो भी आपकी खेती उत्पादक और उत्पादन दे नहीं सकती। बीज अच्छा है, फर्टिलाइजर भी है आपके पास, लेकिन इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसकी ग्रोइंग के लिए, इसको ग्रो पीरियड को आपको जो है समय समय पर पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सिंचाई को कॉजेस ऑफ द कॉज कहा जा सकता है। इसके अलावा 1947 तक जिस प्रकार का लैंड होल्डिंग था, हमने देखा था गुप्त साम्राज्य के बाद सामंतवाद का उदय हो जाता है, और मुगल काल में ये सामंतवाद काफी व्यापकता का स्वरूप धारण करता है। सरदार परंपरा जब देश में पैदा होती है, तो सरदारों के अंडर में बहुत सारी भूमि यहाँ पर जो है आरक्षित भूमि के रूप में विकसित की जाती है, जिस पर राज दरबार का खर्चा चलता था हमारे देश में। 1947 लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट को लाकर हमने 9वीं अनुसूची में और कई मूल संविधान में बदलाव किए थे। इसके तहत लैंड सीलिंग एक्ट, मतलब इसको हदबंदी कानून कहते हैं। तो एक आदमी के पास कितनी भूमि धारण कर सकता है एक आदमी, तो इसका इसमें पूरा लेखा जोखा था। उसके बाद में लैंड टेन्योर एक्ट आया, टेन्योर एक्ट। उसके बाद में हमने छोटे छोटे किसानों में छोटे छोटे किसान और छोटे छोटे भूमि का भाग धारक इसमें बनाया। तो हमारे सामने एक समस्या थी कि आज भी देश के अंदर
मार्जिनल किसानों की संख्या लगभग 78% के आसपास है। और मार्जिनल मतलब जिसकी भूमि 1 हेक्टर से कम या 2.5 एकड़ से कम हो। तो इस प्रकार से 4 एकड़ तक, 2.5 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक का जो आपको फार्म साइज होगा उसको कहते हैं मार्जिनल एग्रीकल्चर या मार्जिनल कृषक। सामान्य तौर पर फार्म ऑफ द साइज जितना छोटा होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों यहां पर कम होगी। हमारे किसानों के पास क्योंकि 47 तक शोषण का ये सारा वर्ग शिकार हुआ, अब इन्वेस्टमेंट के लिए इसके पास पैसा नहीं था, तो सरकार ने सहकारिता का एक कानून पारित किया और कभी कभार सब्सिडी के आधार पर और सहकारिता या कोऑपरेटिव, आप देखते होंगे आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, अमूल की जो स्थापना हुई थी इसी सहकारिता में हुई थी, आज जो ब्रांड बना हुआ है। लेकिन कई क्षेत्रों में सहकारिता सफल हुआ, कई क्षेत्रों में सहकारिता का बंटाधार हुआ। तो कारण लोकल भी है और राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है। तो सब्सिडी के आधारों पर किसानों को हम लोगों ने गाय दिया, भैंस दिया, फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद में जो है पेस्टिसाइड दिया, क्या क्या नहीं दिया, लेकिन हमारे किसानों ने बिल्ला लगी हुई गाय को बेच के खा गए। कुआं खोदने के लिए पैसा दिया, जवाहर रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र पहला स्टेट था और उसी के बाद में जो है रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्र ने लाया था महाराष्ट्र के मॉडल को। 1960 से महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, जवाहर रोजगार योजना, क्योंकि सभी जानते हैं आप हम लोग ड्रॉट प्रोन अफेक्टेड इलाके में आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कॉजेस ऑफ द कॉजेस, सिंचाई के हमारे देश में पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, तो हमने 60 के डिकेड से इसके लिए सब्सिडी देना शुरू हुआ। और मराठी में एक सिनेमा बना था विहीर चोरीला गेलेली आहे, जाऊ तिथं खाऊ, सिनेमा का डायलॉग था। तो ये सब्सिडी वाला आप देखेंगे इसके अंदर, समझ में आ रहा है। तो सब्सिडी की बात करते हैं। उसके बाद जो है बहुत कम ब्याज दर पर इसमें पैसा मिलता था। कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हमने की थी, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो सारे कोऑपरेटिव बैंकों का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि जो संचालक मंडल था उसी में काफी व्याप्त भ्रष्टाचार है। तो सामान्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में साधारणतः आत्महत्याओं के पीछे कई क्षेत्रों में सहकारिताओं का अनसक्सेस हो जाना है। वही तमिलनाडु में 78 पैसे पूरे साल भर में ब्याज की दर है 100 रुपए के लिए। तो तमिलनाडु के किसान 78% है ना, किसानों के पास समृद्धता का जो स्तर है उसमें सबसे ज्यादा स्तर तमिलनाडु या दक्षिण के राज्यों का क्यों है, क्योंकि इन्होंने सहकारिता के महत्व को समझा। ये असल में रसिया से लाई हुई कंसेप्ट है जिसको वहां खोलखास के नाम से जाना जाता है। और इससे हम लोगों को आरंभ में लगा था कि हमारे किसान ये जो 2.5-4 एकड़ वाले हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ेगी। मजदूरी की दर पर जो ज्यादा खर्चा हो रहा है तो घर के ही लोग कोऑपरेशन से खेती में काम करेंगे तो मजदूरी की दर बचेगी और इस तरीके से किसान समृद्ध होगा। लेकिन ये केवल सपना रहा और संस्थागत कारकों की भूमिका। तो भारत में कृषि समृद्धि को नियंत्रित करने में संस्थागत कारक कैसे भूमिका निभा रहे हैं, तो साक्ष्यों के साथ पुष्टि करना है। तो 5-10 एग्जाम्पल आप दे दीजिए। जैसे मैंने अमूल का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने अभी विदर्भ मराठवाड़ा का एग्जाम्पल दिया, वही पश्चिम महाराष्ट्र के किसान जो है सहकारिता के कारण अरबोपति है। शासन सत्ता पर, संचालन पर इनका नियंत्रण है। शुगर लॉबी महाराष्ट्र स्टेट की राजनीति को प्रभावित करती है। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने इसी लॉबी से ज्यादा बने। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। पूर्वांचल को देखेंगे तो पूरी तरीके से बर्बाद है। बिहार में देखोगे 2-4-5 जिलों को छोड़ दीजिए। राजस्थान में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला को छोड़ दीजिए, बाकी सब बर्बाद है। तो सहकारिता का असल में राजस्थान में तो बहुत ज्यादा, गुजरात में बहुत ज्यादा डेयरी फार्मिंग जो है होना चाहिए था, या उसका एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था हमको, क्योंकि राजस्थान जैसे रेगिस्तान वाले इलाके में दुग्धोत्पादन के अलावा कोई दूसरा उपाय खेती बाड़ी में नहीं हो सकता। लेकिन पूरी तरीके से सहकार को ये जो राजनीतिक प्रतिबद्धता ने अभावग्रस्तता की दशा में लाया है, तो इसके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में यह अभावग्रस्तता
भारत की कृषि क्षेत्र के लिए कहीं कहीं पर अभिशाप भी बनी है। और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक जो है आपको डेवलपमेंट के आइलैंड्स बने हुए हैं, ऐसा ही कृषि क्षेत्र में हुआ। जहां कृषि क्षेत्र पहले से ही इरिगेटेड था, वहीं पर और इन्वेस्टमेंट हुआ, वहीं के किसान समृद्ध हैं, वहीं के किसान जो है अरबोपति हो गए। बाकी के किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके पहले भी सवाल पूछा आपसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के किसानों में सुसाइडल अप्रोच क्यों बढ़ रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन था, यहां पर इस साल दूसरा सवाल पूछ लिया। उसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को पूछ लिया। अंतरिक्ष में वाणिज्यिक उपस्थिति का समर्थन करती है, इससे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास और सुरक्षा को किस प्रकार लाभ होगा। तो ये स्पेस पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत का भूगोल में सेकंड पेपर में जाओगे, फिजिकल सेटिंग में पहला ही लाइन लिखा हुआ है स्पेस रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है, वहां से सवाल पूछा। सभी जानते हैं कि चंद्रयान हमारा पहला फेल हुआ, लेकिन दूसरा सेगमेंट हम लोगों का सक्सेसफुल हुआ। शिव शक्ति पॉइंट हमने इसको नाम दिया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। अब स्पेस एजेंसीज या स्पेस पॉलिसी के तहत हम कमर्शियल ईरा में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा एक्सपेरिमेंटल युग खत्म हो चुका है। और यही कारण था कि चंद्रयान में कई देशों के सैटेलाइट ले जाकर विक्रम हम लोगों का चांद के अंदर पहुंच गया। उसके बाद हमने सूर्य पर भी एक यान भेजा, और अभी तो हम लोग शुक्र पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मंगल हम लोगों का चल ही रहा है। तो ये मिशन मंगल के साथ साथ ये भविष्य की इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक सामर्थ्यता को प्रबल कर रहा है कि स्पेस हो, लैंड हो, ओशियन हो, हम तीनों जगह पर सक्रिय रूप से R&D को डेवलप कर रहे हैं। और जितने रुपए में यहाँ से 10 किलोमीटर ऑटो से लेकर जाने वाला भाड़ा लगता है, उससे भी कम पैसा में हमने चंद्रयान को चांद पर भेज दिया। यह हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और खास तौर से इसको रॉकेट इंजीनियरिंग का नमूना कहा जा सकता है। तो रॉकेट इंजीनियरिंग में अब्दुल कलाम साहब के समय से जो एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो GSLV हो या PSLV हो, उसमें काफी हम लोगों ने जो है अभी महारत हासिल कर ली है। तो इस सेंस से हम लोग अभी जो है कमर्शियल एज में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी थी, और 2023 का ही क्वेश्चन था, तो करंट का ही कहा जा सकता है। उसके बाद नंबर दूसरा सी है, भारत में सन्नगरों के गठन की प्रक्रिया पर विवेचना कीजिए और उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो फॉर्मेशन ऑफ कनर्वेशन और इसकी समस्या को भी, प्रॉब्लम्स को भी लिखना था। इस प्रश्न के दो भाग देखे जा सकते हैं। तो पहला तो है कि कनर्वेशन कैसे पैदा होता है, सन्नगर कैसे पैदा होते हैं। तो सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया उन नगरों के साथ घटित होती है जो राक्षसी रूप से बढ़ने वाले नगर होते हैं, अर्थात लैंड यूज पर डिपेंड होगा। अर्बनाइजेशन की कंसेप्ट है, और खास तौर से अर्बनाइजेशन की कंसेप्ट में संबंधित नगर में किस तरीके का लैंड यूज है, तो इसको देखा जाता है। तो लैंड यूज जो है वो सोशियली और इकोनॉमिकली और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्लूसिव है कि नहीं, उस चीज को देखा जाएगा। तो लैंड यूज ये पहला आधार होगा। दूसरा, इसमें रिजर्व लैंड कितना है, समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ जो है आपको उसके ऊपर ऑक्यूपेशनल किस किस प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, इन सबको भी इसमें देखा जा सकता है। तो कनर्वेशन के प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम्स पे आ जाए, या आधार हो गए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन स्प्रॉल का, SPRAWL, या इसको रूरल अर्बन फ्रिंज भी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर यहाँ प्रॉब्लम्स के संदर्भ में अगर देखें, तो जैसे जैसे ये मान लीजिए कि ये नगर है और ये अपनी परिधि को बढ़ाया जा रहा है, जैसे बंबई और उसके उपनगर है ना। अब ये साधारणतः ये रूरल इलाका है, ये रूरल इलाका है। और रूरल इलाका होने के कारण, और जब शहर का विस्तार इसकी दिशा में हो जाएगा, तो स्वाभाविक है
कि रूरल इकोनॉमी, रूरल कल्चर, अर्बन इकोनॉमी, अर्बन कल्चर में टर्न हो जाएगी। और जब इस नगर को आसपास की एरिया की भूमि लगेगी तो साधारण तौर पर रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड होगी। अब इस एग्रीकल्चर लैंड पर बड़े बड़े मॉल या उद्योग धंधों की स्थापना होगी, और ऐसा अगर हुआ तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो आगे इस इलाके में काम पर जाएगा। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरों की अनुपस्थिति हो जाएगी, नंबर एक। दूसरा, भूमि का अब मजदूर ही नहीं मिलेंगे तो यहाँ का किसान अपनी खेती को बेचेगा। और जहां 10 लाख रुपए से कोई किसान की खेती नहीं मांग रहा था, इस कन्वर्सेशन के कारण अगर 1 करोड़ रुपए एकड़ से अगर आपकी खेती मांग रहा है तो ये किसान वैसे ही लेबर से परेशान है, यह अपनी खेती को बेच बाच के बैंक में पैसा डालकर उसका ब्याज खाकर अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो इतनी लैंड अगर इस इकोनॉमिक मूवमेंट में या अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया में चली जाती है तो सबसे पहले तो एग्रो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर असर होगा जो निगेटिव होगा, और दूसरा ये माइग्रेशन होगा ग्रामीण से लेकर अर्बन इलाके में, और अर्बन इलाके के संसाधनों पर यह अतिरिक्त दबाव बनाएगा और उससे फिर क्रिमिनल या सोशल एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है उनकी भी पैदाइश हो सकती है। तो एक तरीके से ग्रामीण संस्कृति को पूरी तरीके से विनाशित करेगा। तो सामान्य तौर पर अर्बनाइजेशन में एक लिमिट या एक सीमा होनी चाहिए, जो इस तरीके से हम इसका प्रश्न का उत्तर लिख सकते थे। तो ये वो था आना सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि भारत में आर्थिक विकास में व्यापक क्षेत्रीय असमानताएं हैं, प्रतिरूप हैं, निहितार्थ हैं और चुनौतियां हैं। 3 भाग में इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। प्रतिरूप बोले तो भारत में आर्थिक विकास, अभी मैंने बताया सहकारिता समझाते हुए कि हमारा देश 2 समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है, एक है बाढ़ और दूसरा है सूखा। आधे से अधिक भारत जो है सूखे की दशा को झेलता है और आधे से अधिक भारत जो है बाढ़ की दशा को झेल रहा है। जिस वक्त उत्तर भारत में खास तौर से बिहार, यूपी, आसाम, उड़ीसा में बाढ़ चल रही होती है, उसी वक्त पश्चिम के भारत का कोई ना कोई कोना पेयजल की संकट से या सूखे का सामना कर रहा होता है। तो इस कारण से संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो शुरुआत से पूर्व और तो पूर्व की तरफ मानसून ने भी इसके साथ जो है बड़ा अन्याय किया है। तो मानसून भी दक्षिण से निकलता है फिर पूर्व की दिशा में घुसता है, तो इस इलाके में समृद्धता है। भारत का उत्तर और पश्चिम प्रांत बहुत ही बर्बाद तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, इंडिया हैज अ वाइड रेंजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सामान्य तौर पर वातावरण ने ही भारत के लोगों के साथ अन्याय किया है, खास तौर से नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में जो निवासी है भारत में। यहां से शुरू करते हैं अपने प्रश्न की शुरुआत। समझ में आ रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश मतलब 80% आबादी अब भी एग्रीकल्चर पर अगर अपना उदर निर्वाह कर रही है और उसका स्रोत अगर मानसून से जनरेट हो रहा है, और मानसून का बरसात जो है, अब जरा देखिए तमिलनाडु दोनों मानसून से बरसात को ग्रहण करता है, इस पर विशेष अनुकंपा है ईश्वर की। समझ में आ रहा है। तो वातावरण ने ही अगर डिस्क्रिमिनेशन किया तो क्षेत्रीय असमानताएं आर्थिक विकास के अंतर्गत क्यों नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पानी की व्यापकता, पानी की पर्याप्त आपूर्ति जहां होगी वहीं पर होगा। समझ में आ रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात के तट पर सूरत, भारूच, अहमदाबाद को देखेंगे और थोड़ा सा इसी के विस्तार को मुंबई, पूना को देखेंगे। इसके अलावा पूरे पश्चिम तट पर कोई भी औद्योगिक केंद्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटका और तमिलनाडु को मिलाकर एक जो है आपको औद्योगिक केंद्र बना। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ कोलकाता, हुबली है। इसी का विस्तार थोड़ा सा दिल्ली तक आप देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि चेन्नई और बेंगलोर है। समझ में आ रहा है। तो ये 4-5 हमारे देश में थोड़े बहुत जो है औद्योगिक
एग्लोमरेशन जिसको कहा जाता है, एकत्रीकरण, वो इलाके हैं। उसके बाद हमारे देश में पूरा कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता। अब ये इसलिए है कि जरा देखने वाली बात है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इलाके, यही कारण है कि ब्रिटिशों ने सबसे पहला आगमन बंगाल में ही किया था और पुर्तगालियों ने पहला निवास स्थान दक्षिण में ही रखा था, क्योंकि वातावरण की इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेटिव मानसिकता। कल को यह सवाल पूछ सकता है कि मानसून ने भारत को एक जो है महत्वपूर्ण रूप से विभाजित किया है, जिसका प्रभाव आर्थिक सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर फसलें बहुत ज्यादा पैमाने पर वेरिएशंस के साथ उपजेगी, यहाँ पर लिमिटेड होगी, वो भी पर्टिकुलर टाइम में। यही कारण है बंगाल में 3 तरह का चावल लिया जाता है, आंतरिक भारत में ये क्या 2 तरह का चावल लिया जाता है या 2 ही सीजन में लिया जाता है। तो एक सीजन का प्रोडक्टिविटी कम हो गया ना, तो एक सीजन की प्रोडक्टिविटी आईसीआर बताता है कि 70% प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब पंजाब का किसान अगर साल में 3 बार फसल ले रहा है तो 210% की उपज को पैदा कर रहा है। वही इधर का जो किसान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो ये 140% को मात्र कमा रहा है। और अगर राजस्थान या गुजरात में देखोगे तो मात्र 70%, या महाराष्ट्र का जो भी ड्रॉट प्रोन अफेक्टेड इलाका है उसमें तो 3 महीने 2.5 महीने ही फसल होती है, वो भी अच्छी तरीके से नहीं होती, तो ये 70% है। अब 210% जो प्रोडक्टिविटी है वहां का किसान खुशहाल है, 140% वो मध्यम रूप से खुशहाल है, और जो 70% है वो तो एकदम गरीब है। और यही हमारे देश में सबसे ज्यादा है, जिसको 78% की श्रेणी में लाते हैं। एक तो बेचारे के पास फार्म का साइज कम है, दूसरा मौसम ने भी इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है। और ये उन सांस्कृतिक प्रदेशों में निवासरत है जहां पर सबसे ज्यादा मौसम के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो भारत में आर्थिक विकास में व्यापक क्षेत्रीय समानताओं में प्रतिरूप निहितार्थ और चुनौतियों की व्याख्या करिए। अब ये 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है मैंने, इसके कारण एक एक के लिखना था, और उसकी चुनौतियों को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको हमें बताना था। पैटर्न इस तरीके से है ना कर सकते हैं आप। आर्थिक नियोजन भी मैंने बता दिया कि नियोजन की प्रक्रिया पहली पंचवार्षिक योजना से इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिसेंट्रलाइजेशन कर पाने में भारत का नियोजन जो असफल हुआ, इन्वेस्टमेंट के स्तर पर अभी भी हम लोग रोड ट्रांसपोर्टेशन या इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पा रहे हैं, कई आधारों पर इसको लिखा जा सकता था। उसके बाद भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नताओं और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया, जीएस के पहले पेपर में भी पूछा गया। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पर ही असर होगा, समझ में आ रहा है, और ग्लेशियर पर असर होगा तो ये तो जैसे अमरनाथ का शिवलिंग ही नहीं बन रहा, बनता भी है तो बहुत देर से बनता है, बर्फबारी बहुत देरी से हो रही है देश के अंदर। और अब ये भी न्यूज में पड़ा होगा, मानसीराम अब दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा को ग्रहण करने वाला केंद्र नहीं रहा है। अभी अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, आपको देखना होगा। ये सब क्लाइमेटिक चेंज का परिणाम है। देश के 50 जिले ऐसे हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेटिक चेंज की चपेट में आ रहे हैं। अगला वीडियो इसी पर ही बनाऊंगा डेटा के साथ, आने वाले प्रिलिमिनरी में आपको काम आएगा। इस महीने का जो इंडिया टुडे है उसमें लंबा चौड़ा लेख इसके ऊपर छपकर आया हुआ है, इसके ऊपर स्पेशल एक लेक्चर मैं करूंगा, तो आप बने रहना, नोटिफिकेशन आते रहेगा, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा आने वाले समय में, समझ में आ रहा है। तो भारत में हिमनदों की प्रकृति में विभिन्नता और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा करिए। आराम से, बहुत एक जनरल टाइप का सवाल था और सभी उसका आंसर आराम से लिख सकते, लेकिन ऐसे जनरल क्वेश्चन में जैसे आरंभ में कहा मैंने, इवेल्युएटर का, एग्जामिनर का ध्यान कैसे आकर्षित करोगे, उसके लिए एक लंबी सीरीज में चलाऊंगा, कम से कम 10 लेक्चर लगेगा अपने को, वहां पे बताऊंगा कि ऐसे जनरल क्वेश्चन में इसका तो आंसर सभी लिखेंगे। हिमनद पिघलेगा, बहुत सारा पानी जो है समुद्र में जाएगा, समुद्र का एएमएसएल ऊपर आएगा और समुद्र के एएमएसएल के नीचे रहने वाले सारे शहर डूब जाएंगे, सब जो है द्वारका जैसे हो जाएंगे। बस हो गया।
ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है भाई मेरे, 90% लोग यही लिख कर आएगा। ऐसे ही प्रश्न में विशेष लिखने के स्किल को हमें दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे बताएंगे बाद में, अब यहाँ समय नहीं है, आगे चलेंगे। भारत में घरेलू पर्यटन में अपार स्थानिक संसाधन क्षमता है, कारणों और उसके विभिन्न आयामों की विवेचना करिए। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जो है लक्षद्वीप गए थे और वहां से उन्होंने बताया कि मालदीव अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। फोटो देखी होंगी सबने, तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते थे यहाँ पर। और फिर मालदीव के, है ना, राष्ट्रपति और उनके 2 मंत्रियों ने जो है बड़ी अनाप शनाप बातें करी और साल भर के अंदर घुटने टेक दिया। अब यूएन में कहता है महाराज, है ना, हम लोगों से बड़ा गलती हुआ, आपको हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समझ में आ रहा है। भारत रहेगा तो दुनिया रहेगी, भारत के साथ जिस दिन भी ये हुआ उस दिन दुनिया भी नहीं रहेगी, एक बात याद रखिएगा। तो दक्षिण एशिया की राजनीति में धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो भारत की डिप्लोमेसी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक लेक्चर मैंने इसलिए डाला था कि भारत की विदेश नीति ने परंपरागत ट्रैक को छोड़कर एक नया आक्रामकता का मुद्दा जो है अभी अपनी पॉलिसी में नए सिरे से जोड़ दिया है। और यूएन में एस जयशंकर का जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान को लेकर, यह दर्शाता है कि भारत अब सुनने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि पाकिस्तान से किसी भी स्तर की वार्ता हमने बंद कर दी है। तो इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स इस तरीके से चलता है, समझ में आ रहा है। तो पर्यटन की तो काफी संभावना है, तो पर्यटन को लगभग हम लोग आकर्षित कर सकने में कामयाब हुए। 86,000 करोड़ रुपए का हम लोगों को एक बेसिक रेवेन्यू इससे प्राप्त हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि विदेशी पर्यटकों के साथ हमारे यहाँ के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जिस तरीके की आचरण व्यवस्था को करते हैं, उसके तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। कई कई जगह पर जो है बड़ा विचित्र सा माहौल पैदा हो गया है आजकल, तो इनकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित पुख्ता इंतजाम हमको करने होंगे। ये सब चीजें इसमें आप लिख सकते थे। तो कारणों और इसके विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। तो अपार स्थानिक संसाधन क्षमता है हमारे देश में, भीमबेटका से लेकर विश्व धरोहर सूची में, और अभी अभी हमने जिंजी फोर्ट को भी जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। मराठा एम्पायर के 12 किले और 12 स्थलों को हमने यूनेस्को की सूची में नामित किया है। ऐसा मध्ययुगीन काल का इतिहास भी रहा, आधुनिक काल का भी इतिहास रहा विश्व सूची के साथ। अभी इसीलिए हमने नालंदा विश्वविद्यापीठ को देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने। कई पुराने इन चीजों का हम जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार इसीलिए कर रहे हैं ताकि पर्यटन की नीति के तहत पर्यटन को या पर्यटन केंद्रों को विकसित कर सके। ये अभी के सारे एग्जाम्पल थे, ठूस के भर देना चाहिए था। यही सब जो है करंट में पूछता है ये, और यही आकर्षित करता है एग्जामिनर को। सेकंड पेपर में किसी भी सब्जेक्ट का हो, बहुत ज्यादा करंट के एग्जाम्पल को सेट करना है, ट्रेडिशनल पोर्शन को एलिमिनेट करना है। थोड़ा सा पोर्शन ले लिया जिससे आधार बने और उसके ऊपर आप नए नए एग्जाम्पल के साथ इस पर बिल्डिंग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये में आ जाइए। तो प्रवसन क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंब है। इसके उत्पत्ति स्थान और गंतव्य स्थान पर कौन से सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिणाम अनुभव किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, 2 प्रश्न है इसके अंदर। प्रवसन अर्थात माइग्रेशन को कहा रीजनल डिस्पैरिटीज का महत्वपूर्ण कारण, अर्थात माइग्रेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। अभी अभी मैंने चर्चा की है, तो मौसम से शुरू करिए। जैसे बिहार में बाढ़ है, बेचारा अभी 1 महीना पहले बोया था, इतनी इतनी फसल हो गई थी, कोसी की बाढ़ आ गई, चले गया, तो गुपचुप बेचने या पानी पूरी बेचने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है, समझ में आ रहा है। और बंगाल में परीक्षा देने गया था बेचारा, और सभी ने देखा होगा टीवी में, मार खा रहा है ना। तो मतलब हमारे देश के अंदर एक ही राज्य के, हाँ रोहिंग्या चलते, इनको म्यांमार के रोहिंग्या आते हैं, राशन कार्ड पर नाम है वो चलता है, लेकिन अपने देश का आदमी परीक्षा देने गया था, लूटमार करने तो नहीं गया था तैमूर लंग की तरह। तो क्या सोचना और क्या बताना, राजनीति ने पूरे देश को खराब कर दिया है। और ये भी ये डिस्क्रिमिनेशन का कारण है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी क्षेत्र को अविकसित ही रखेंगे, किसी भी राजनीति को हम लोग यहाँ पर अच्छा नहीं देखते।
तो प्रवसन क्षेत्रीय विषमताओं का प्रतिबिंबन है, तो बिल्कुल सी। पहली बात तो जो है एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के ऊपर चर्चा करनी है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चर्चा करनी है। तीसरा सोशल पैरामीटर्स की तरफ, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है। ये भी वो कारण है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय विषमताओं का सुविधा ही नहीं रहेगी तो अपने इलाके में क्यों रहेगा आदमी। दूसरा ये चीज है कि उत्पत्ति स्थान यानी गंतव्य और गंतव्य स्थान। कहने का मतलब यह है कि बाहर जाकर कमाने की जवाबदेही किसकी है, 15 से लेकर 60 साल की उम्र तक के इंसान की। अब जब ये साइड पर ये सारा प्रतिकूल है, मान लीजिए कि ये स्थान जो है यहाँ प्रतिकूल है, सारी सुविधा, शिक्षा नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, क्लाइमेट बहुत रिजिड है, दर साल या तो सूखा से ग्रस्त है या बाढ़ से ग्रस्त है, और पी स्थान जो है बहुत विकसित है मुंबई की तरह। अब ये स्थान से मान लीजिए कि 50 लोगों का एक जत्था जो है, आप जाएंगे सेंट्रल रेलवे पर या बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से बंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ, कलकत्ता की तरफ जाने वाली गाड़ियों में बकेटें लेकर, स्टोव लेकर सब चढ़ जाते हैं जनरल की बोगी में, पता है ना। तो ये स्थान से लेकर पी स्थान तक अगर माइग्रेशन चल रहा है प्रतिकूल से अनुकूल की दिशा में, और इसको कोरोना के काल में भी हमने देखा था, कितने दिन बेचारे पैदल चलते रहे, पता है ना। कोई ट्रक में बैठ के जा रहा है तो कोई मार खा रहा है, कोई भूख से मर रहा, कोई पानी से मर रहा। तो ये स्थितियां हमने देखी हैं, और ये इम्पैक्ट जो है हम लोगों के यहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का है। इसका कारण यह है कि स्थानिक संसाधनों का स्थानिक स्तर पर विकास नहीं किया है पर्याप्त रूप से, और हुआ भी है तो उसमें बहुत विरोधाभास है। समझ में आ रहा है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में यही चीज बताया, समझ में आ रहा है, कि वहां की खदानों, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस पर कुछ मिले जुले मुट्ठी भर लोगों का हाथ है या आपको नियंत्रण है, और बाकी सबको उसने अपने भय के आधार पर, अपने आपको जो है प्राइवेट मिलिट्री के आदमियों के आधार पर यहाँ पर इनको वंचित रखा है। ये भी बड़ा सोचनीय बात है। तो इस तरीके से ये 50 लोग अगर किसी गांव से निकल कर जो है पी स्थान पर चले जाएंगे, तो इनके घर में सबसे बड़ी चीज है कि महिला, बुजुर्ग और बच्चे, इनकी सिक्योरिटी कंसर्न मेजर्स को कौन डिफाइन करेगा। क्योंकि घर में बलशाली व्यक्ति तो कमाने के लिए बाहर चला गया, तो हमको क्या पूछा, गंतव्य स्थान पर कौन से सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिणाम अनुभव किए जाते हैं। 3 स्टेज में लिखना था, पहले तो सामाजिक है, बाद में आर्थिक है, और तीसरा जनसांख्यिकीय है। तो सामाजिक में देखेंगे तो इनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न पैदा हुआ, और यह आदमी यहाँ जाकर यहाँ के संसाधनों पर अगर दबाव बना रहा है तो फिर हेट बिहारी जैसा कैंपेन मुंबई में चलता है ना। और अभी बंगाल में जो मैंने बताया कि तू, उसमें पूछ रहा है वो आदमी कि तू यहाँ के लोगों की नौकरी पर डाका डालने क्यों आया, बताओ, है ना। तो हमारे देश में कहीं पर भी जाकर परीक्षा देना, आजीविका कमाने का अधिकार है। ऐसा ही एक के जम्मू कश्मीर में बिहार के कुछ लोग गए थे अपना बिजनेस धंधा करने, तो उनको भी वहीं पर इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये सारा आर्थिक रूप से जो है, और जनसांख्यिकीय परिणाम का मतलब जो है कि ये लोग इतने दूर 6-6 महीने तक घर नहीं आएंगे। रोज के 1,500 रुपए कमाने वाला आदमी कोई महीने महीने घर थोड़ी ना आएगा। सामान्य तौर पर लैंगिक भूख भी एक आवश्यकता होती है, और यहाँ से ये लोग वेश्यालयों की तरफ जाते हैं। ऐसे ही चेन्नई के आपको जो है बाजार से वेश्या व्यवसाय से ही HIV का या इस प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ये लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सारे जनसांख्यिकी से संबंधित आना आपको जो है मुद्दे थे। कई समस्याओं में इसमें आराम से आप लिख सकते थे। 15 नंबर का या 20 नंबर का, सॉरी, ये क्वेश्चन था आपको, तो चला जाए। नेक्स्ट 4B, भारत में विभिन्न जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के बावजूद जनजातीय क्षेत्र अब भी पिछड़े हुए हैं। उदाहरणों सहित समालोचनात्मक विवेचना करिए, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया गया। उनको वर्तमान की जो शिक्षण पद्धति है उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास हुआ है। इनके कल्चर में जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की कंसेप्ट थी, वही गुणधर्मों को अगर हम उसमें सिखाते तो चलता नहीं, लेकिन हमने ऊषा का मशीन दिया और क्या बना रहे, जबले बना रहे, फ्रॉक बनाना सिखा रहे आदिवासी लड़कियों को। तो ये कल्चरल मिक्सअप, इस प्रकार का इकोनॉमिक जो चल रहा है,
ये बड़ा दुर्दांत है और इससे कभी किसी का विकास नहीं होगा और ये ट्राइबल अनरेस्ट जारी रहेगा देश के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जनजातीय क्षेत्र के लिए रीजनल डिस्पैरिटीज और इस प्रकार का जो है हम लोग जो प्रयास किए हैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रचंड भ्रष्टाचार से ग्रस्त जो है ये क्या है योजनाएं चल रही है। हम लोगों ने इसको विदेश शिष्यवृत्ति देने का भी घोषणा किया है। कितने ट्राइबल कैंडिडेट आज तक जो है विदेशी शिष्यवृत्ति के आधार पर जो है विदेश जाकर पढ़ रहे, ये सोचने का विषय होगा और ये अध्ययन का भी विषय होना चाहिए, समालोचना करनी है। तो यहाँ पर डिस्कस क्रिटिकली विथ एग्जाम्पल देने हैं आपको। चला जाए। भारत में पानी की कमी विवादों और झगड़ों का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके स्थान आधारित समाधान हेतु नवोन्मेषी तरीके सुझाइए। आया क्वेश्चन, अभी मैंने बोला आधा भारत पानी की कमी से और आधा भारत बाढ़ की तीव्रता से ग्रस्त हो रहा है। अब इसका आपको उपाय सुझाना है। परंपरागत उपाय था जो हमेशा हम लिखते थे, गंगा कावेरी लिंक परियोजना को जोड़ना चाहिए, कभी नहीं अस्तित्व में आया। तुमसे पहले भी विश्वेश्वरैया से लेकर इस बात पर चर्चा हुई, हमारे कलाम साहब ने भी इसके ऊपर काफी चर्चा की थी, कई जल विशेषज्ञों ने इसके बारे में बात की थी। सुरेश पचौरी का जो भी संगठन है उन्होंने भी काफी माथापच्ची इसकी तरफ की। यही कारण था कि इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि इसके स्थान आधारित समाधान, मतलब स्थान ही पर सजेस्ट इनोवेटिव मेथड्स फॉर लोकेशन बेस्ड सॉल्यूशन। यूपीएससी जानता था कि तुम जो गंगा कावेरी लिंक को ही बताओगे, इसलिए यूपीएससी ने जानबूझ के एक शब्द डाल दिया इस बार कि लोकेशन बेस्ड सॉल्यूशन बताइएगा। अब यहां पर आपका दिमाग इनोवेटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब स्थान आधारित सॉल्यूशन क्या होंगे? तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही होगा मेरे भाई कि जो हम सैनिटेशन या बाकी चीज के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं उसी को रिसाइकल या पुनर्चक्रण की प्रक्रिया से कैसे रीयूज किया जाए। ये एक इनोवेटिव आइडियाज थी और ये कहीं पर भी लागू हो सकता है। बीकानेर में भी लागू हो सकता। बीकानेर में पानी की कमी है लेकिन ऐसा तो नहीं है, लोग खाना तो पका रहे होंगे, पानी तो पी रहे होंगे। आवश्यक कामों के लिए कुछ ना कुछ तो पानी की अवेलेबिलिटी होगी ना। और जितना वेस्ट जाता है यहाँ पर उस इलाके में यह अनिवार्यता हो जाती है कि ये पानी का एक कतरा भी यहाँ पर वेस्ट ना होने दे। इजराइल तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। आप उस नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या उसका इनोवेटिव एग्जांपल्स यहाँ पर सेट कर सकते थे। और गलती से भी गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट को अगर आपने जोड़ने का सजेशन इसमें दिया तो बहुत गंदा आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पर हो सकता है। आते ही मैंने जो बोला कि लोग कहते भूगोल में नंबर नहीं आते, कई वीडियोस मैंने देखे कि भूगोल में नंबर नहीं आते। कई जो लड़का अभी एग्जाम देकर आया है दादा बाबा, वो भी कहता भूगोल में नंबर नहीं आता। कैसे आएगा? तुमको जहां पर लिख दिया है कि स्थान आधारित तो समाधान, वो नहीं है कि गंगा को कावेरी से जोड़ो, नॉर्थ को साउथ से जोड़ो। ये सुन सुन के पक गया यूपीएससी का कान। अब वो चाहता है कि लड़का खुद इनोवेटिव कुछ उपाय हमको सुझाए कि जो स्थान आधारित हो। ये नहीं कि इस नदी का पानी उस नदी में डालो, वो प्रोग्राम फेल है। और हमारे देश में कावेरी लिंक प्रोजेक्ट का या कावेरी जल विवाद नहीं सुलझ रहा है आपस के राज्यों में। उधर पंजाब हरियाणा का सतलज यमुना लिंक नहर विवाद सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में चला गया। तो आप बात कर रहे गंगा और कावेरी को जोड़ने की इररिलेवेंट सजेशंस था और अब तक चला, यूपीएससी ने सुना, अब यूपीएससी सुनना नहीं चाहता। इसलिए 5-10 जो है अच्छे सुझाव आपको निकाल लेने थे। योजना पत्रिका में जुलाई के मैगजीन में बहुत अच्छा 3 लेख छपकर आए हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। आज भी योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, इनमें से कोई 1 या 2 मैगजीन आप पढ़े और 2 वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे। समझ में आ रहा है? तो हिंदू बहुत अच्छा लिखता है इसके ऊपर। नहीं समझ में आता है जनसत्ता को आप आधार बना सकते हैं। तो इस तरीके से चौथा सी सवाल आपको सवाल करना था और करना है। उसके बाद आता है नंबर 5वां। तो ये नंबर 5वां क्वेश्चन जैसे पैटर्न है कि ये जो है कंपलसरी है और इस सब के उत्तर 150 शब्दों में लिखने थे। भारत के कुछ हिस्सों में उच्च वार्षिक वर्षा के वितरण को भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अभी मैंने बोला उच्च वार्षिक वर्षा का वितरण को भौगोलिक कारक किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, ये पूछा है। हाउ आर जियोग्राफिक फैक्टर्स
influencing the distribution of higher annual rainfall in certain parts of India। तो भारत में मानसून की बरसात 88 दिनों में हो जाती है, इसके पहले भी हमने कई बार बताया। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के मतलब ये हुआ कि लोकेशनल पैटर्न में भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपांशन, लैटिट्यूडिनल एक्सपांशन किस तरीके से आगमन से लेकर मानसून के रिट्रीट तक को प्रभावित करता है। दूसरा, भारत के ऊपर से जेट स्ट्रीम कैसे जाता है, उसके साथ साथ अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय और अंतर प्रादेशिक घटना है। ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है कभी भारत में मानसून को अनुकूल तो बहुत ज्यादा प्रतिकूल कभी कभी। तो इस तरीके से इन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिखना था। उसके बाद भारतीय जनसंख्या बहुसंख्यक नस्लों से संबंधित है। इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग्स टू लार्ज नंबर ऑफ रेसेस। प्रमुख नस्लों के स्थानिक वितरण की विवेचना करिए। बिल्कुल जी, भारत का नक्शा निकाल लेना था। अधिकांशतः दक्षिण में जो है निग्रिटो निग्रोइड वाली बिलोंग करती है, मध्यवर्ती भाग में कॉक्साइड है ना आपको बिलोंग करती है, नॉर्दर्न स्तर में मंगोलाइड रेस बिलोंग करती है। अभी राजस्थान और खास तौर से राजस्थान, गुजरात नहीं, गुजरात में आपको जो है कॉक्साइड या इस प्रकार की जो आपको आस्थलाइड रेस है वो बिलोंग करती है। और अभी अभी एक रेस का पता चला है छठवीं, जिसका नाम है नॉर्डिक। तो ये राजस्थान में दिखाई पड़ रही है इसके लक्षण, क्योंकि आप जानते हैं आर्यों के आगमन से लेकर तुर्की, मंगोल, इन सब के आगमन से बाबर, फिर आपको जो है गजनी, फिर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब ने यहाँ पर आकर या तो अपनी संस्कृति की कुछ छाप छोड़ी या हमारी संस्कृति के कुछ अच्छे गुणधर्मों को इन्होंने लिया। तो ईरानी कल्चर का मिक्सअप हो गया, तुर्की है ना आपको हो गया, अफगानी का है ना हो गया। तो आप जानते होंगे दिल्ली सल्तनत का जो भी लोधी और सैयद वंश था, खास तौर से लोधी वंश, ये अफगानी सरदार हुआ करते थे। तो पूरा मर्ज हो गया अभी। तो बहुसंख्यक पॉपुलेशन, ये सारा रेसेस का, तो कल्चरल सेटिंग में रेसेस पढ़ना है तो भारतीय जनसंख्या बहुसंख्यक नस्लों से संबंधित है। प्रमुख नस्लों के स्थानिक वितरण की व्याख्या करिए, विवेचना करिए। मैप निकालना था, एरिया डिफाइन करना था और इस तरीके से आपको लोकेट कर देना था। लोकेशन में मैंने लोकेशन की कॉपी में लास्ट टॉपिक भारत के प्रमुख वंशों के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5C है, भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रौद्योगिकी की परवर्ती भूमिका का परीक्षण करिए। ट्रांजिशनल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, पर इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का इनपुट चाहिए वो हमारे एग्रीरियन सेक्टर में किसानों के पास नहीं है। तो फिर बाकी की चीजें कब और कैसे है ना हो पाएगी, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने देखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5D, भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्रों के विकास हेतु क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। तो फसलों का बोना या फसलों को इस तरीके से हमको चूज करना है कि जो पानी को बहुत कम सक करती है, बहुत अल्पकाल में परिपक्व हो जाती है, ऐसा हाइब्रिड और अभी अभी कई तरीके का सीड का टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है। उन सब का इस्तेमाल करके डॉट प्रोन अफेक्टेड एरिया में हम लोग क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों का वर्णन कर सकते थे। भारत में बंदरगाहों और क्षेत्रीय विकास के बीच संबंध का परीक्षण करिए आराम से। जहां जहां पर बंदरगाहों का ब्रिटिशों के जमाने से विकास हुआ है, अब भी हो रहा है, तो उन इलाकों में महत्वपूर्ण बदलाव आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से, आर्थिक समृद्धता के स्तर पर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। क्वेश्चन नंबर 6 ये औद्योगिक अपशिष्ट विविधीकृत है, इससे जुड़ी क्षमता और चुनौतियों की विवेचना करिए। तो सामान्य तौर पर औद्योग जिस प्रकार की वैरायटी या डाइवर्सिटी के होंगे उस प्रकार से निकलने वाला अपशिष्ट भी उतने ही वेरिएशंस का होगा। अब इसको रिसाइकल करके आप कई तरीके की रिज्यूनेटेड वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, ये एक उपाय योजना है। लेकिन कुछ अपशिष्ट ऐसा है कि जिसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक हो गया। तो कहते हैं कि समुद्र का लगभग जो है 30 किलोमीटर का लेयर बॉटम में प्लास्टिक से भर गया है। तो इस तरह से
समुद्री जीव जंतु या आपको जो है क्या कहते हैं ओशिनोलॉजी के अंदर बहुत मरीन इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाने वाली ये चीजें हो रही है और ये बहुत दिनों तक जो है रिसाइकल नहीं हो सकती, इसका डिसोल्वेशन नहीं हो सकता, डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, समय समय पर इसके बारे में भी पेपर न्यूज मैगजीन में। उसके बाद भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लिंग और आयु संरचना की विशेषताओं में, भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लिंग और आयु संरचना की विशेषताओं में कैसे परिलक्षित होती है, बिल्कुल बराबर है। भारत में अगर दक्षिण के राज्यों में जाओगे तो मैट्री आर्चियल फैमिली का कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ लड़कियों के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है और यही कारण है कि केरला में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में भी ज्यादा है। तो मातृसत्तात्मक कुटुंब पद्धति का, परिवार पद्धति का प्रभाव जो है आयु लिंग संरचना पर इस तरीके से प्रभावित करता है। ये एक हिंट था, आजू बाजू में कई सारी चीजें आपको पता है, इसको जोड़ते चले जाइए और ये जो लिंग और आयु संरचना का पिरामिड है उसके कैरेक्टर को बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6C है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान वर्षा जल संचयन 2024 के केंद्रित हस्तक्षेपों के लक्ष्यों की विवेचना करिए। तो जल शक्ति अभियान चलाया है सरकार ने वर्तमान में स्थापित हस्तक्षेप की चर्चा करनी है। तो ये जब हमने जल शक्ति वर्षा संचयन प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त घोषित कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे उससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम है और खास तौर से इस प्रोग्राम में क्षेत्र लक्षित विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया है क्योंकि अब तक का नियोजन एक कॉमन प्रतिरूप को प्रदर्शित करता था, इसमें पहली बार वेरिएशंस लाया है। उन सारे विशेषताओं को यहाँ पर हम लोगों को लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये आता है, भारत विश्व मामलों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल जी, अभी आप देख रहे हैं यूनो में हमने दिखा दिया, भारत द्वारा महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय शिखरों में अपनाए गए रूप का परीक्षण करिए। बिल्कुल आक्रामक सीधा लिखेंगे यहाँ पर, अग्रेसिव हम लोगों की डिप्लोमेसी की तरफ क्या हो रहा है, रुख बदल रहा है। इट्स एन आक्रामक कूटनीति और रणनीति। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में हमने देखा कि एनएसए रशिया के राष्ट्रपति से मिलते हैं और प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलते हैं। एट द सेम टाइम दोनों से डायलॉग होती है। यूनो में भी हमने देखा, क्वाड में भी हम गए, भारत सिंगापुर का दौरा हुआ, उसमें भी हमने इन सारी चीजों को देखा है। तो सामान्य तौर पर विश्व गुरु के संदर्भ में हम जिस तरीके से विश्व स्तर पर उभर कर सामने आए हैं और जिस तरीके की तरजीह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमें प्राप्त हो रही है, इसका मतलब भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस तरीके से हमें लिखना था। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की योजना के लिए कार्य वित्त और पदाधिकारियों को हस्तांतरित किया है। प्रमुख उपलब्धियों की उदाहरणों सहित विवेचना करिए। बिल्कुल सही बात, 73वां संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ, खास तौर से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन और जिस तरीके से डीबीटी का प्रोग्राम अभी चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धता का शहरी क्षेत्र से भी स्तर जो है बढ़ा है, वो इसी का परिणाम कहा जा सकता है। इसके अलावा विगत कुछ 2 दशकों के अंदर जनधन योजना या इस प्रकार की कई योजनाओं के माध्यम से प्रॉपरली वास्तव स्तर पर जिस प्रकार का कार्य संपादन किया जा रहा है उससे कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की अंतिम जो संवैधानिक अपेक्षा थी उस पर सही मायने में देश 73-74वें संविधान संशोधन से ही आगे बढ़ सका है, ऐसा सेंस में हम लोग लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7C को देखें तो ग्रामीण भारत में लघु और खंडित भूमि जोत कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है, इस मुद्दे पर काबू पाने हेतु कौन से लचीले कदमों की आवश्यकता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था लघु और खंडित भूमि जोत, साइज ऑफ द फार्म छोटा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट या साइज ऑफ द फार्म पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों कम हो जाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी। अब यहाँ पर पूछा यह है कि ग्रामीण भारत में लघु और खंडित भूमि जोत
कि पारिस्थितिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है, इस मुद्दे पर काबू पाने हेतु कौन से लचीले कदमों की आवश्यकता है। अब अपने फार्म का साइज बढ़ाने या आकार बढ़ाने के लिए कहाँ आसपास की पारिस्थितिकी को निर्भर किया जाता है, या किसान इसको अपने साइज का या अपने फार्म का एक विस्तार के रूप में ले सकता है। समझ में आ रहा है। दूसरा, अब ये खंडित भूमि जो ये तो एक जहां पर रिमोट एरिया वहां पर चल ही रहा है। दूसरा ये है कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल का है ना यूज किया जाएगा, तो पूरा चक्र जो है वो पॉइजनस हो जाएगा। वर्तमान में जिस तरह का खान पान की चीजों में ये जो पॉइजनस कंटेंट आ रहा है, ये इसी का परिणाम है। और अगर अन्न श्रृंखला में इस तरीके का पॉइजनस स्ट्रक्चर आएगा तो केवल इंसान के स्वास्थ्य पर ही इसका प्रतिकूल असर नहीं होगा। पीछे हमने गिद्ध संरक्षण परियोजना देखा है, तो कई जानवरों का, लगभग सभी जानवरों का संरक्षण परियोजना इंसान को चलाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है अंतिम तो हमें ही मार डालेगी, लेकिन हमसे भी पहले कई जानवर या हमें जिनकी आवश्यकता है, इस पूरे संसार को आवश्यकता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप बायोजियोग्राफी पर इस तरीके को लेकर जा सकते थे कि पारिस्थितिकी प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये की तरफ चलेंगे। मार्फोलॉजी से सवाल पूछा है नगरों की। भारतीय नगरों की आकारिकी का ऐतिहासिक वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले नियोजित शहर की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करिए। तो ऐतिहासिक वर्णन उज्जैन का कर सकते हैं, बनारस का कर सकते हैं। वाराणसी 6वीं शताब्दी में बसा हुआ शहर है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, वेदों में भी मिलता है। कुछ शहर ऐसे हैं जैसे अयोध्या, अभी हमने रिज्यूमेट किया, एक जमाने में साकेत के नाम से जाना जाता था, बाद में फैजाबाद हुआ, अभी जिसको पूरा अयोध्या कर लिया, अब इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। लेकिन राम राज्य में रही ये राजधानी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी थी। वहीं मथुरा का महत्व बरकरार है, बनारस का महत्व बरकरार है, 12वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार हुआ, उज्जैन का महत्व बरकरार है। तो कुछ शहरों को ऐतिहासिक परंपरा, धर्म और सामाजिक जीवन के आधार पर मिली है। कुछ शहरों को शिल्प के आधार पर मिली है, जैसे कि जोधपुर है, जैसे कि सूरत है, तो यहाँ हीरे तराशने का काम चलता है। तो हमारे देश में मार्फोलॉजी जो है शहरों की किसी एक उद्योग से अभिप्रेरित नहीं है। तो जिस इलाके में, तो जैसे मैंने कहा, चोल साम्राज्य तक भयंकर विकास शिल्पों का और आपको जो है शिल्पकारिता के हुआ था, और जो ट्रेडिंग या व्यापार चलता था दक्षिण पश्चिम एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से, वहां से भी इस प्रकार का इंटरेक्शन होता था। तो आकारिकी के संदर्भ में ऐतिहासिक वर्णन करना है किस प्रकार किया जा सकता। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले नियोजित शहर की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करिए। तो सेक्टोरल डिवीजन किया हमने चंडीगढ़ का, तो शहर को रेसिडेंशियल इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में, एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके में, उसके बाद मल्टीपर्पज इलाके में डिवाइड किया। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से लोगों का आचरण है, इस शहर की मार्फोलॉजी को भी हमने पूरी तरीके से अनप्लान बना दिया। समझ में आ रहा है। तो समाज में जीते समय शहरों का जिस प्रकार से रखरखाव करना वहां के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, ये कंसेप्ट अभी तक हमारे सोसाइटी के अंदर पूरी तरीके से इनपुट नहीं हुआ है। तो इसका इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो सामान्य तौर पर खुल्लर या आप चांदना की किताब से इसको पढ़ सकते हैं। बड़ी किताब है, लेकिन यस्सी बंसल की भी किताब में सारा चीज दिया हुआ है। एनसीईआरटी तो है ही है। उसके बाद 8वां बी है, स्वास्थ्य भौतिक स्थिति सांस्कृतिक लक्षणों पारिस्थितिक संबंध के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ जो है, भौतिक स्थिति कैसी होगी, सांस्कृतिक लक्षण कैसे होंगे, और पारिस्थितिक संबंध क्या होगा उसके बीच। भौतिक स्थिति मतलब अब नाले के ऊपर मुंबई जैसे शहर में घर बनाइएगा जो आदमी के रहने के लायक जगह नहीं है, हर शहर में छोटे मोटे ये चीज दिखाई देगी आपको। तो आप जिस भौतिक वातावरण में रहते हैं वह इलाका आदमी के रहने लायक है कि नहीं, सबसे पहले तो इस बात पर फोकस करना होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर चर्चा करनी है। उसके बाद सांस्कृतिक लक्षण कैसे हैं,
मानसिक रूप से परेशान करने वाले लोग अगल बगल में हैं। दारू पीकर आता है, बीवी को रोज मारता है, झगड़े है ना होते हैं, बहुत गाली गलौज होती है, तो अपने घर के सदस्यों पर उसका सांस्कृतिक मनस्ताप या मानसिक प्रभाव क्या होगा, ये भी मानसिक बीमारियों के उत्पन्न होने का एक कारण हो सकता है। और पारिस्थितिकी संबंध तो है ही है। अब ऐसे वातावरण में आप इस इकोसिस्टम में रहिएगा तो आपका भी वही होगा। समझ में आ रहा है? तो सामान्य तौर पर इस तरीके बीच का पारस्परिक क्रिया को बताना था। तो मिला जुला प्रतिक्रिया देकर स्वास्थ्य किस तरीके से इन तीन कारणों से प्रभावित होता है, भौतिक स्थिति, सांस्कृतिक लक्षण और पारिस्थितिक संबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8C में चलते हैं। भारत में विकसित प्रमुख क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणालियां कौन सी है, उनके द्वारा शहरी समस्याओं को कैसे संबोधित किया जा रहा है। व्हाट आर द मेजर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप इन इंडिया, हाउ आर अर्बन प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस्ड बाय देम। तो कई शहरों में मेट्रोस का जाल फैलाया जा रहा, कई पर स्काई बसेस को बनाया जा रहा, कई पर अंडर पासेस को बनाया जा रहा है, कई तरीके के काम चल रहे हैं, कई पर सी लिंक किए जा रहे हैं। तो ये सारे द्रुतगामी मार्ग है या हम लोगों का एक्टिविटीज है डेवलप्ड इंडिया के अंदर। हाउ आर अर्बन प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस्ड बाय देम। तो ये किस किस तरीके से शहरी समस्याओं को संबोधित करेंगे। तो ट्रैफिक का सबसे बड़ा कंजंक्शन जो है ये इन आपको जो है परिवहन प्रणालियों से रिलीज होगा, और घंटों जाम लगने की जो समस्या है महानगरों के अंदर, उससे पूरी तरीके से आपको नहीं तो थोड़ी बहुत तो निजात मिलेगी ही मिलेगी। और इस तरीके से अभी हम लोग जो है डीजल आधारित और दूसरा ई व्हीकल का जो प्रचलन आया है, तो भविष्य में जैसे कि सरकार का दृष्टिकोण है ई व्हीकल पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, तो सीएफसी गैसेस का उत्सर्जन भी इससे कम हो जाएगा। वैसे ही ट्रैफिक में जंक्शन में या जाम में लग जाते हैं और गाड़ियां शुरू रहती है, कई लाखों लीटर का बगैर किसी काम का पेट्रोल डीजल फूका जाता है और उससे उत्पन्न होने वाला सीएफसी लोकल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल्स के आधार पर आप इसका मिला जुला उत्तर लिख सकते थे। तो कुल मिलाकर पेपर जो है मॉडरेट टाइप का था, लेकिन करंट बेस बहुत ज़्यादा था, इसलिए ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको सब तरफ से इंटरलिंकेजेस आपको करना होता है। आशा करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और आगे के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो चैनल पर आप जो है आकर विजिट जरूर कर सकते हैं और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं ना दोस्तों आने वाले समय में बहुत अच्छा कोई और विषय लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।